राधे कृष्णा फ्रेंड्स, आपका दिल से स्वागत है हमारी और आपकी चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी पे, जहां पर आपके सारे टॉपिक्स की अंडरस्टैंडिंग होगी क्रिस्टल क्लियर एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट फॉर दैट। क्योंकि अगर किसी भी चीज़ को अच्छे से समझा जाए तो उसे याद रखना थोड़ा आसान हो जाता है। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हेलो वेलकम बैक। हमने पिछली वीडियो में ग्रीक मेडिकल सिस्टम को स्टार्ट किया था, जिसमें हमने कवर अप किया था एस्क्लेपियस को। आज हम कवर अप करने वाले हैं हिपोक्रेटिक एरा को। एस्क्लेपियस है, उसके बारे में हमने जो भी कुछ था, अगर शॉर्ट नोट में आए तो क्या लिखना है क्या नहीं, सब कुछ मतलब समझ लिया था पिछली वीडियो में। अगर आप समझ चुके हो तो यू नो व्हाट टू राइट एंड हाउ टू राइट इट। नाउ अब हम देखेंगे हिपोक्रेट्स है वो ऐसा माना गया है कि डिसेंडेंट है एस्क्लेपियस की, यानी एक जो कंटिन्यूस फैमिली है, मतलब एस्क्लेपियस के सन मतलब उसकी जो पेढ़ी है, ऐसा माना गया है कि हिपोक्रेट है वो उसी पेढ़ी में से है। तो हिपोक्रेट्स भी ग्रीक सिस्टम ऑफ मेडिसिन से हुआ, तो इसीलिए हिपोक्रेटिक एरा के बारे में अभी बात करते हैं। एंशियंट ग्रीक सिविलाइजेशन वॉज एट इट्स पीक ड्यूरिंग द 400 BC। सो स्टार्ट हुआ था 1200 BC में और अपने पीक पे था 400 BC में। ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम सिक पीपल वेंट टू द टेम्पल डेडिकेटेड टू एस्क्लेपियस द ग्रीक गॉड ऑफ हीलिंग। तो उस टाइम पर क्या था कि जो सिख पीपल थे वो टेम्पल जाते थे, मंदिर जाते थे, एस्क्लेपियस है उनको वो गॉड मानते थे, गॉड ऑफ हीलिंग मानते थे, क्योंकि एस्क्लेपियस ने अपने टाइम पर ऐसे बहुत सारे चमत्कार किए थे। और फिर जो जीसस है उन्होंने भी एस्क्लेपियस को मारने के बाद उसको गॉड में कन्वर्ट कर दिया था बाई कन्वर्टिंग हिम इनटू स्टार। तो इसीलिए एस्क्लेपियस को लोग ग्रीक गॉड ऑफ हीलिंग मानते थे। तो इसीलिए जब भी पीपल बीमार पड़ते थे तो वो मंदिर जाते थे, एस्क्लेपियस को डेडिकेट करते थे और उसे ऐसा लगता था कि उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। At this time, a man named Hippocrates began teaching that every disease had only natural cause. उस समय पर जब ये सुपरस्टिशंस बढ़ गई थी, ये अंधविश्वास बढ़ गया था, तो एक इंसान आया जिसका नाम था हिपोक्रेट्स, जिसने स्टार्ट किया सबको सिखाना कि हर एक डिसीज़ का कारण होता है, कोई ना कोई नेचुरल कोज होता है उसके पास। ये कोई सुपरस्टिशन या फिर अंधविश्वास वाली बात नहीं है, इसके पास कोई नेचुरल कोज है तभी ये डिसीज़ हुआ है। He was born and trained at the Dream Temple of Island of Chaos. ये बॉर्न हुए थे और उसको पूरी ट्रेनिंग मिली थी एट द ड्रीम टेम्पल ऑफ आइसलैंड ऑफ केओस एंड वॉज अ प्यूपल ऑफ हीरोडिकस के ये प्यूपल थे। हिपोक्रेट वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेट दैट डिसीज कैन बी ट्रीटेड विथ मेडिसिन। हिपोक्रेट ऐसे पहले इंसान थे जिन्होंने ऐसा बताया था कि डिसीज है वो मेडिसिन से भी ट्रीट हो सकता है। Hippocrates rejected the superstitions and magic of primitive medicine and laid the foundations of medicine as a branch of science and not a religion. हिपोक्रेट्स ने रिजेक्ट कर दिया सारी सुपरस्टिशंस को, मतलब सारे अंधविश्वास को ठोकर मार दी, सारे मैजिक और प्रिमिटिव मेडिसिन की जो भी मतलब जादू टोना था वो भी उसने ठुकरा दिया और एक नया फाउंडेशन क्रिएट किया मेडिसिन का, जो ब्रांच है साइंस की ना कि रिलीजन की। Hippocrates made an attempt to classify disease as a deviations from normal healthy state. उन्होंने हिपोक्रेट्स ने क्या किया, क्लासीफाई किया डिसीज को ऑन द बेसिस ऑफ डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्दी स्टेट। ओके, रिलीजियस बेस कोई नहीं है, एक साइंटिफिकली उन्होंने देखा कि जो डिविएशन है नॉर्मल हेल्दी स्टेट से, उसको उन्होंने डिसीज के रूप में क्लासीफाई किया। He did not encourage the fanciful theories to explain disease. Fanciful theories means unrealistic theories. उन्होंने कभी भी ऐसी फैंसीफुल थियोरीज को, अनरियलिस्टिक थियोरीज को डिसीज के रूप में इनकरेज ना ही किया और ना ही एक्सप्लेन करने दिया उसके थ्रू डिसीज को। हैंस हिपोक्रेट इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ मेडिसिन। और इसी वजह से हिपोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन के रूप में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि वो पहले इंसान थे जिन्होंने ये सारी सुपरस्टिशंस को दूर करके एक साइंटिफिक नेम दिया कि डिसीज से भी ये सब कुछ क्योर हो सकता है, मेडिसिन से भी ये सब कुछ क्योर हो सकता है। मेडिसिन के बारे में बात करने वाले, मेडिसिन को इंट्रोड्यूस करने वाले और डिसीज को एज ए डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल हेल्दी स्टेट बताने वाले जो पहले इंसान थे वो हिपोक्रेट्स से, और इन्हीं सब वजह से उनको फादर ऑफ मेडिसिन बोला गया बाय वेस्टर्न ग्रुप। इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर मेडिसिन ही रिकमेंडेड बोथ डिसिमिलर एंड सिमिलर लॉ।
अब यहाँ पर दूसरी बार आया डिसिमिलर एंड सिमिलर लॉ। पहली बार हमने देखा था इंडियन सिस्टम में विपरीत चिकित्सा एंड टाडर ठाकरी चिकित्सा। यहाँ पर भी इन्होंने हिपोक्रेट्स ने दोनों टाइप के लॉज को एनकरेज किया। उन्होंने एडवाइस किया लॉ ऑफ सिमिलिया को क्यूरेबल डिसीज में, मतलब जो डिसीज क्यूरेबल है उसमें उन्होंने लॉ ऑफ सिमिलिया को अप्लाई किया, और जो इनक्यूरेबल है और पैलिएटिव डिसीज है उनमें उन्होंने लॉ ऑफ डिसिमिलिया को इंट्रोड्यूस किया। हिपोक्रेट्स एंजॉयड अ ग्रेट ऑनर एंड रिस्पेक्ट बाय देम मेडिकल पर्सन्स, मतलब उस समय के मेडिकल पर्सन्स थे वो बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे हिपोक्रेट्स की। इवन टुडे ऑल द डॉक्टर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड टेक प्रोफेशनल हिपोक्रेटिक ओथ, और आज भी जब भी कोई डॉक्टर बनता है तो वो एक हिपोक्रेटिक ओथ लेता है विच इज़ बिलीव टू बी एडवोकेटेड बाय हिपोक्रेट्स, जो ऐसा माना गया है कि हिपोक्रेट ने दी है। द हिपोक्रेटिक ओथ इज एन ओथ ट्रेडिशनली टेकन बाय फिजिशियन इन विच सर्टेन एथिकल गाइडलाइंस टू द फिजिशियंस आर लेड आउट। जो हिपोक्रेटिक ओथ है वो एक ट्रेडिशनल ओथ है जो फिजिशियंस के द्वारा ली जाती है, इन विच सर्टेन एथिकल गाइडलाइंस टू द फिजिशियंस आर लेड आउट, जहाँ पर सर्टेन एथिकल गाइडलाइंस मतलब कैसे उस सिद्धांत पर उनको वर्क करना है, गाइडलाइंस एथिकल गाइडलाइंस दी गई है फिजिशियंस को। इट इज़ डिस्प्यूटेड टू बी रिटन बाय आइदर हिपोक्रेट्स और बाय सम स्कॉलर्स अंडर द नेम ऑफ हिपोक्रेट्स। तो ऐसा माना गया है कि ये जो लिखा गया है वो या तो हिपोक्रेट ने लिखा या तो फिर किसी स्कॉलर ने लिखा है जिसका जो अंडर हिपोक्रेट था। हिपोक्रेट ऑल्सो बिलीव्ड इन द थियोरी ऑफ ह्यूमर्स। हिपोक्रेट्स भी मानते थे थियोरी ऑफ ह्यूमर्स में। ये भी कहाँ पर आया था थियोरी ऑफ ह्यूमर्स इन आयुर्वेदिक सिस्टम कि वात पित्त कफ। यहाँ पर उन्होंने क्या बताया, ही बिलीव्ड दैट द इम्बैलेंस इन ब्लड फ्लेगम येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल, मतलब यहाँ पर नाम दिया गया ब्लड फ्लेगम येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल इज द कोज फॉर डिसीज, मतलब ऐसा माना गया कि ये चार में अगर इम्बैलेंस हो या कुछ डिरेंजमेंट हो देन इट कुड बी अ कॉज ऑफ डिसीज। हिज वर्क एंड थेराप्यूटिक रिकमेंडेशंस वेर प्योरली बेस्ड ऑन हिज ओन ऑब्जर्वेशंस। उसका जो भी वर्क था थेराप्यूटिक रिकमेंडेशंस से वो प्योरली बेस्ड थे उसके खुद के ऑब्जर्वेशंस पे, खुद उसने जो ऑब्जर्व किया था उसी के बेस पर उसने कुछ रिकमेंड किया था। He advocated diet, remedial management and regimens as a curative process. Curative process में उसने कुछ diets, कुछ remedial managements और कुछ regimens को दिया as a curative process. By his work, it was understood that the believed in integral approach. उसके सारे वर्क से उसको ऐसा माना जा सकता है कि वो एक इंटीग्रल अप्रोच में बिलीव करते थे, यानी एडिशनल अप्रोच। इंटीग्रल मीन्स एडिशनल अप्रोच, कि सपोज़ कि उसने आज ये ऑब्जर्व किया फिर से वो ऑब्जर्व किया, ऐसे एडिशनल मतलब एक्सपीरियंस में ऐड होता गया, ऐसी इसी तरीके से इसी अप्रोच को वो बिलीव करते थे या फिर समझते थे। हिज फॉलोअर्स हैव रिटन मैनी बुक्स ऑन मेडिकल सब्जेक्ट्स अंडर हिज नेम। उसके नाम के अंडर बहुत सारे उसके फॉलोअर्स ने कई बुक लिखी, जिसमें से ऑन स्कैल्ड सैक्रेड डिसीज, अ बुक रिटन बाय हिम इज कंसिडर्ड एज हिज ओरिजिनल बुक रिटन ऑन एपिलेप्सी। एपिलेप्सी पे उसकी जो बुक लिखी गई थी ऑन सैक्रेड डिसीज, वो उसकी ओरिजिनल राइटिंग मानी जाती है। The entire collections of Hippocrates are compiled into a book called Corpus Hippocraticum। जो कलेक्शन है सारी बुक्स का, हिपोक्रेट्स ने जो भी लिखा है उसका सारे कंटेंट का, वो अंडर अ बुक मेंशन की गई है जिसका नाम है कॉर्पू हिपोक्रेटिकम। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ अबाउट 60 टेरेटाइज। ये कलेक्शन है 60 बुक्स का, रिटन बिटवीन 430 BC to 200 AD। They are actually a group of texts written by several peoples holding different viewpoints, probably grouped under the name of Hippocrates। ऐसा भी मान सकते हैं कि ये एक्चुअली एक ग्रुप ऑफ टेक्स्ट है जो डिफरेंट पीपल्स ने अपने डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा है अंडर द नेम ऑफ हिपोक्रेट्स। अ फेमस टाइम ऑनर्ड मेडिकल रूल एस्क्राइब्ड टू हिपोक्रेट इज, एक फेमस टाइम ऑनर्ड मेडिकल रूल है जो हिपोक्रेट्स के नेम अंडर फेमस है। प्राइमियम नॉन नोसिरामिन्स, first do not harm, another is ars longa vita brevis, art is long and life short। The Hippocratic feast is also called because it was first described by Hippocrates। हिपोक्रेटिक फीस है, उसको भी ऐसा नाम इसीलिए दिया गया क्योंकि वो सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था या फिर सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया
था बाय हिपोक्रेट्स। द हिपोक्रेटिक फेज इज चेंज प्रोड्यूस्ड इन द काउंटेंस बाय डेथ और लॉन्ग सिकनेस, एक्सेसिव इवेक्यूएशन, एक्सेसिव हंगर। तो हिपोक्रेटिक फेज एक ऐसा फेज है जो एक्सप्रेस करता है, मतलब अगर कोई भी पर्सन है वो डेथ के करीब है, मरने वाला है, या फिर बहुत समय से बीमार है, या फिर एक्सेसिव इवैक्यूएशन हुआ है, उसको बहुत ज़्यादा, या फिर भूख लगी, एक्सेसिव हंगर है, तो ऐसा फेस रिप्रेजेंट करता है हिपोक्रेटिक फेस को। मतलब कैसा कि द नोज इज पिंच्ड, द आइज आर sunken, द टेम्पल्स hollow, द ears आर cold and retracted, द स्किन ऑफ forehead tense and dry, द complexion livid, द lips dry, relaxed and cold। कुछ इस तरीके का उसका फेस होता है जो हिपोक्रेट्स ने डिस्क्राइब किया था अंडर द फेस हिपोक्रेटिक फेस। हिपोक्रेट ही वो फर्स्ट थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट किया था क्लबिंग। क्लबिंग मीन्स फिंगर्स है जो नेल्स है वो बड़े बड़े हो जाते हैं, बबलिंग एनलार्जमेंट हो जाता है फिंगर्स में, उसको बोलते हैं हम क्लबिंग। तो फर्स्ट डॉक्यूमेंट किया था, मतलब फर्स्ट जिसके बारे में बताया था क्लबिंग के बारे में, एज अ साइन ऑफ हार्ट और लंग डिसीज। ये फिनोमेना है वो भी ओकेशनली बोला जाता है हिपोक्रेटिक फिंगर्स के अंदर। तो हिपोक्रेट्स वाज probably the first to document clubbing as a sign of disease of heart and lungs, and the phenomena is therefore occasionally called Hippocratic fingers. The Hippocratic bench or scamnum was a device invented by Hippocrates। वो एक हिपोक्रेटिक बेंच या फिर हिपोक्रेटिक स्कैमनम है, वो एक ऐसा डिवाइस है जो हिपोक्रेट्स ने इन्वेंट किया था, विच यूज्ड टेंशन टू एड इन सेटिंग बोन्स। वो सेटिंग बोन्स की यूज में यूज किया गया था। Hippocrates recommended that physicians should record their findings and their medical methods। हिपोक्रेट्स का ऐसा मानना था, ऐसा रिकमेंडेशन था कि सारे फिजिशियंस को अपनी जो भी फाइंडिंग्स है उसको रिकॉर्ड करना चाहिए, अपनी मेडिकल मेथड्स को रिकॉर्ड करना चाहिए, ताकि वो रिकॉर्ड्स है वो अगर अच्छे रिजल्ट्स लाते हैं तो उसके दूसरे फिजिशियंस जो उसके फेलो फिजिशियंस है, उसके बाद आने वाले फिजिशियंस है, उसको पास की जा सके, वो भी उससे एम्प्लॉयड हो सके। The Greek physician Herophilus, Pedanius, and Pallas Aegineta were pioneers in the study of anatomy. Dioscorides is also one of the pioneers worth mentioning in Greek medical system. Dioscorides wrote an extensive treatise on the practice of pharmacology। तो यहाँ तक हमने हिपोक्रेटिक एरा के बारे में सब कुछ देखा, जिसमें से सबसे इम्पोर्टेंट 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले कि उनको फादर ऑफ मेडिसिन कंसिडर किया जाता है। फादर ऑफ मेडिसिन क्यों कंसिडर किया जाता है? क्योंकि वो फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने बताया कि डिसीज़ है वो मेडिसिन से भी क्योर हो सकते हैं, सुपरस्टिशंस को हटाया और एक साइंटिफिक वे दिया लोगों को सोचने के लिए। ये सब कुछ जो हमने स्टार्टिंग में देखा वो क्विक रिविजन में बता रही हूँ आपको। फिर दूसरी चीज़, वो भी दोनों लॉज में मानते थे, एक लॉ ऑफ सिमिलिया एंड लॉ ऑफ डिसिमिलिया। लॉ ऑफ सिमिलिया इनक्योरेबल डिसीज एंड लॉ ऑफ डिसिमिलिया इन इनक्योरेबल एंड पैलिएटिव डिसीज। उसके साथ ही साथ वो मानते थे कि थियोरी ऑफ ह्यूमर्स में, यानी कि ब्लड, फ्लैगम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल ही कॉज है डिसीज का। मतलब उन्होंने इन चारों चीज़ों को कॉज बताया डिसीज का, कि अगर इसमें कुछ इम्बेलेंस है, कुछ चेंजेस है, देन इट कॉज डिसीज। फिर उसकी बुक के बारे में, लेकिन वो नहीं। फिर तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है हिपोक्रेटिक ओथ, आज भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी उस टाइम पर थी। फिर चौथी है हिपोक्रेटिक फेस एंड हिपोक्रेटिक फिंगर के बारे में, जिसका डिस्क्रिप्शन हमने अभी अभी लास्ट में लिखा। तो यहाँ तक हिपोक्रेटिक एरा कंप्लीट होता है। एक बार हिपोक्रेटिक फेस का डिस्क्रिप्शन फटाफट चेक कर लेते हैं। द हिपोक्रेटिक फेस इज सो कॉल्ड बिकॉज इट वॉज फर्स्ट डिस्क्राइब बाय हिपोक्रेट्स। द हिपोक्रेटिक फेस इज द चेंज प्रोड्यूस्ड इन काउंटेंस बाय डेथ or long sickness, excessive evacuation, excessive hunger. The nose is pinched, the eyes are shrunken, the temples hollow, the ears are cold and retracted, the skin of forehead tense and dry, the complexion livid, the lips dry, relaxed and cold। और हिपोक्रेटिक फिंगर्स में क्या होता है? They are the sign of disease of heart and lungs। तो यहाँ पर सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिया अबाउट हिपोक्रेटिक एरा। एंड यहाँ पर हमारी ग्रीक मेडिकल सिस्टम भी कंप्लीट होती है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल गो थ्रू रोमन मेडिकल सिस्टम। तो तब तक के लिए टाटा बाय बाय।
थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर यह वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल हुई है देन प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू अवर चैनल आइडियल मेमोरियल प्रोफिशिएंसी। और आपके जो भी सजेशंस है, रिव्यूज़ है, कमेंट में ज़रूर बताइए। आई विल बी ग्रेटफुल फॉर दैट। थैंक यू।